कृष्णमूर्ति हुड्डा और सतीश नांदल, क्योंकि इनकी रेवाड़ी में काफी अच्छी पकड़ है, क्योंकि उसको 1% भी ये नहीं है कि वो हारेंगे। देखो, या और जो भी लीड थी उनको सबको खत्म कर गई थी। बाद राहुल गांधी के साथ बड़ा ही क्लोज रिलेशन, इंटरनल अफेयर कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर कमेटी ऑफ 11,500 वोट से आगे चल रहे थे। इंडिपेंडेंट, उसके बाद कांग्रेस और फिर बीएसपी और अब भाजपा। 1996 में लड़ा था। वो लोगों से मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। उन्होंने रिजल्ट कुछ और होते हैं और 6 महीने पहले रिजल्ट कुछ और होते हैं। लड़ा और दोनों ही जगह वो तीसरे नंबर पे रहे। फिफ्थ जनरेशन है जो राजनीति में इनसे कहीं बाहर नहीं गए, इन्होंने कहीं और से इलेक्शन नहीं लड़ा। मैदी का फैक्टर कम हुआ है तो क्या राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट है। इंद्रजीत सिंह का नाम उनके साथ है। झज्जर से ही है, एमपी माजरा एक गांव है झज्जर। बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज की इस वीडियो में आपा एक बार फिर रोहतक लोकसभा के बारे में डिस्कस करांगे। उसका फिलहाल के माहौल चल रहा है और के परिस्थिति है, के रुझान है और किसका जीतने की संभावना है, वो सब डिस्कस करांगे। और इसमें आप बेसिकली 3 से 4 पॉइंट कवर करांगे। पहले भाई जो कैंडिडेट हैं उनकी प्रोफाइल के है, उन्हें कितने चुनाव लड़े हैं, कितने हारे हैं, कितने जीते हैं। दूसरा, उनके प्लस पॉइंट के हैं या फिर उनकी जो कमजोरी है या फिर उनकी मजबूती है, वो कौन कौन से पॉइंट है। उसके बाद 2019 या 14 में जो चुनाव हुए थे उनमें वो विधानसभा वाइज कौन से विधानसभा में आगे थे, कौन से में पीछे थे और इस बार की संभावना है, ये कोशिश करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा अभी सोशल मीडिया पे लेके उन्होंने के कुछ बात चल रही है, ये सारे पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप डिस्कस करा भाई बीजेपी ने अपना कैंडिडेट कौन घोषित करा। तो बीजेपी ने करा है अरविंद कुमार सरवा और कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा। पिछली बार भी ये दोनों थे। और जेजेपी ने रविंद्र सांगवान को बनाया जो खड़खड़ा गांव से है। तो हम फाइट मान रहे हैं कि इन दोनों के बीच होगी, अरविंद कुमार शर्मा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में। अगर हम इनकी प्रोफाइल की बात करें तो जो अरविंद कुमार शर्मा है वो बहुत कम बंदे जानते हैं। वो झज्जर से ही है, एमपी माजरा एक गांव है झज्जर बहादुरगढ़ रोड पे, तो उसी गांव के ये हैं। एमपी माजरा के, ये कहीं बाहर के नहीं है। कोई कह रहा है कि करनाल के नहीं, ये करनाल से और सोनीपत से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। ये एमपी माजरा गांव के। और सांगी गांव के दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो रोहतक से में ही रह रहे हैं काफी साल से। अगर हम अरविंद कुमार शर्मा की बात करें तो उन्होंने जो अपना पहला इलेक्शन 1996 में लड़ा था सोनीपत लोकसभा से, और वहां से वो जीते थे इंडिपेंडेंट। तो एक बार ये मेरे को थोड़ा डाउट है कि इसमें इंडिपेंडेंट था या किसी पार्टी की तरफ से। मैंने रिसर्च किया था तो वहां इंडिपेंडेंट ही आ रहा था। अगर किसी को नॉलेज है तो कृपया बताएं। अगर इसमें कोई डाटा गलत है, कोई फैक्ट गलत है, तो उनको भी ठीक करने की कोशिश करें और हमें कमेंट करके बताएं। पहली बार 1996 में लड़ा, वो जीत गए। दूसरी बार उन्होंने 2014 में करनाल से कांग्रेस की तरफ से लड़ा, जीत गए। 2009 में फिर करनाल से लोकसभा इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस की तरफ से जीत गए। और वो जीते थे वीरेंद्र मराठा से जो कि बीजेपी के थे। उसके बाद 2014 में करनाल से फिर लड़े कांग्रेस की तरफ से, तो वो हार गए। अश्विनी कुमार चोपड़ा से कांग्रेस के थे। फिर उन्होंने 2014 में जब 6 महीने बाद विधानसभा इलेक्शन थे तो उन्होंने उस टाइम बीएसपी ज्वाइन की और यमुनानगर जुलाना से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और दोनों ही जगह वो तीसरे नंबर पे रहे। और यहाँ इन्होंने दोनों इलेक्शन लूज कर दिए थे, मतलब जीत नहीं पाए थे। और ये बीएसपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट थे, बसपा के सीएम कैंडिडेट का नाम इनका था। और 2019 में रोहतक लोकसभा से ये जीते, जो कि लग नहीं रहा था। सभी कह रहे थे कि नहीं इतने हार जाएंगे, उसके बावजूद ये रोहतक से जीते थे। इनकी ये प्रोफाइल है कि 96 में शुरू किया और देखे तो इन्होंने ये 2014 में ही थोड़ा इन्होंने इलेक्शन को हारे हैं। उसके अलावा 96 से लेके अब तक एक काफी बड़ी पारी ये खेल चुके हैं 2024। तो लगभग 30 साल के आसपास इन्होंने अपना कैरियर किया है, वो भी सारा सोनीपत, फिर करनाल, फिर रोहतक, मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने काम किया। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट, उसके बाद कांग्रेस और फिर बीएसपी और अब भाजपा में, तो 3-4 पार्टी उन्होंने चेंज किए। उसके बाद हम आते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे। तो ये सांगी गांव के हैं, रोहतक में, काफी टाइम से रोहतक में रह रहे हैं। और 2005 में जो पहला इलेक्शन बाईपोल इलेक्शन हुआ था रोहतक लोकसभा का, तो वहां से ये जीते थे। फिर 2009 में फिर जीत गए थे लगभग 4.5 लाख वोट से। 2009 में 4,45,000 वोट से जीते थे और 2014 में 1,70,000 वोट से जीते थे। और उसके बाद 2019 में ये इलेक्शन हार गए थे 7,500 वोट से। और अब 2020 में इनको फिर राज्यसभा
सांसद घोषित किया हरियाणा की तरफ से, तो ये फिलहाल राज्यसभा में सांसद है। तो इनका देखें तो 2005 से 2025 लगभग 20 साल 19 साल इनका कैरियर रहा है और कांग्रेस में ही रहे। और ये अपनी जो लोकसभा सीट है रोहतक की, उसको छोड़ के कहीं बाहर नहीं गए, इन्होंने कहीं और से इलेक्शन नहीं लड़ा। और अपनी लोकसभा से भी ये एक बार हार गए हैं 2019 में। मतलब कोई भी, किसी को भी नहीं मालूम था कि ये हार जाएंगे, उसके बाद भी एक इनके लिए झटका था। तो इनकी बात करें तो इन्होंने काफी कमेटी में काम किया है, जैसे कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर, कमेटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कमेटी ऑफ एनर्जी। तो ये जब लोकसभा में थे तो इनको कई कमेटी में काम करने का एक्सपीरियंस है, मिला है इनको साथ। तो अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल कहीं ना कहीं हम मान रहे हैं कि अरविंद कुमार शर्मा की थोड़ी भारी पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोकसभा सीट पे, 3 लोकसभा सीट पे काम किया। उसके बाद उन्होंने यमुनानगर और जुलाना जिंद में वहां से भी काम किया और 3 4 पार्टी में काम किया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरे को भारी लग रहा है प्रोफाइल अरविंद कुमार शर्मा की। आपका क्या कहना है वो आप बता सकते हैं कि दीपेंद्र, कई मानेंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे भारी पड़ रहे हैं क्योंकि अलग अलग कमेटीज में काम किया है, लगातार इलेक्शन जीत रहे हैं। तो वो चीज सही है, वो अपने क्षेत्र से बाहर कभी नहीं गए हैं, पर ये अपने क्षेत्र से बाहर गए हैं, कई जगह इलेक्शन लड़ा है, इंडिपेंडेंट भी लड़ा है। तो इनका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट हो रहा है, इनका कम हो रहा है, इसलिए ये यहाँ पे कुछ ना कुछ हैवी पड़ रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अगेंस्ट। अगर हम उनकी, दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा कि उनके साथ, पहला था कि उनकी प्रोफाइल, दूसरा है कि उनके पास पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें अरविंद कुमार शर्मा की, तो वो है मोदी फैक्टर, मतलब मोदी का नाम उनका उनके साथ चल रहा है और आने वाले टाइम में शायद 15 तारीख के बाद वो यहाँ पे कोई रैली भी करेंगे, ऐसी संभावना है। तो मोदी का नाम चल रहा है। फिर राजनाथ सिंह और नायब सिंह सैनी अभी जब वो अपना नामांकन देने आए थे उस टाइम उनके साथ थे, तो मतलब उनके साथ एक, ये दोनों बड़ी बड़ी चीजें हैं। उसके बाद हम बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह का नाम उनके साथ है, क्योंकि जो कमजोर एरिया है कोसली कांग्रेस का, वहां से उनका अच्छा खासा प्रभाव है कोसली एरिया में, यादव बेल्ट पे, तो उनके साथ ये फैक्टर है। उसके बाद जो कृष्ण मूर्ति हुड्डा और सतीश नांदल जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं और जो किला एरिया से हैं, वो इनके साथ मिले हुए हैं, मतलब वो बीजेपी में है। तो ये लोकल नेता उनके साथ हैं, राष्ट्रीय नेता उनके साथ हैं। उसके बाद बहादुरगढ़ का हम बात करें तो जैसे किसान आंदोलन हुआ था, तो वहां पे जो व्यापारी वर्ग है वो अच्छा खासा नाराज है, वो अभी फिलहाल बीजेपी के साथ है, क्योंकि उनका कुछ काफी बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे ही नुकसान सोनीपत में हुआ है। तो ये दो एरिया हैं जहां से कुछ मतलब नेगेटिव इफेक्ट है कांग्रेस के ऊपर किसान आंदोलन का। अगर और डिस्ट्रिक्ट पे बात करें, जैसे हिसार है, सिरसा है, उसके बाद अंबाला है, करनाल, यमुनानगर, वो साइड कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, वो कुछ वोट कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। पर बहादुरगढ़ में ये एक नेगेटिव इफेक्ट है किसान आंदोलन का। अगर हम बात करें महम की, तो महम में बलराज कुंडू भी इनके अगेंस्ट बताए जा रहे हैं कि वो अभी कुछ फेवर कर रहे हैं बीजेपी का। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे मोदी का नाम अपने आप में एक बड़ा है, कई पत्रकार और कई मीडिया कर्मी कह रहे हैं कि अभी वो इतने प्रभावशाली नहीं है। हम मान रहे हैं कि प्रभावशाली नहीं है, तो क्या राहुल गांधी का कुछ ग्राफ बढ़ा है? नहीं। वो अपनी सीट के लिए कभी रायबरेली से, कभी वायनाड से, कभी अमेठी से, तो उनका ही डिसाइड नहीं हो रहा। हम मान रहे हैं कि ये फैक्टर नहीं है। तो इसके अपोजिट में राहुल गांधी का कहीं ग्राफ बढ़ा है? मेरे को नहीं लग रहा, नहीं बढ़ा है भाई, क्योंकि उनका कुछ डिसाइड नहीं है किस सीट से लड़ना है। तो ये चीजें हम 3 4 चीजें इनके पॉजिटिव है। अगर हम बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो सबसे बड़ा जो फैक्टर उनके साथ है पॉजिटिव, वो है एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी जो इनकी जनरेशन है, 5th जनरेशन है जो राजनीति में, इनसे पहले इनके दादाजी भी थे, वो उनके परदादाजी भी थे। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये 5th जनरेशन है इनके घर से जो राजनीति में है और काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। उसके बाद इनके राहुल गांधी के साथ बड़े क्लोज रिलेशन है, इनके साथ इन्होंने संसद में भी काम किया है। तो ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के, इनके खुद की सीट पे चुनाव हो रहे हैं, इनकी तरह नहीं है कि ये 3 4 सीट से घूम के आए हैं फिर इनका। तो सबसे बड़ी बात 3 4 ये पॉइंट हो गए। उसके बाद जो होम एरिया है, ये एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, ये जाट कैंडिडेट है। उसके बाद हम बात करें तो 3 पॉइंट इनके बहुत मजबूत हैं। पहला है कि सीएम कैंडिडेट, सीएम के बेटे हैं और सांसद रहे 3 4 बार।
और फिफ्थ जनरेशन है इनकी जो राजनीति में। उसके बाद राहुल गांधी के साथ बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप है। ये आने वाले टाइम में यहाँ रैली करेंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। होम डिस्ट्रिक्ट है और ऊपर से जाट है, क्योंकि जो रोहतक झज्जर और ये जाट बहुलक एरिया है और यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में है। तो ये कुछ फैक्टर है। उसके बाद अगर छोटे मोटे फैक्टर की बात और करें तो जो सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को इनको टिकट दी है, तो जो एरिया रोहतक में जो ब्राह्मण है वो उनको वोट करेंगे। उसके बाद राव दान सिंह का भी लेके चले तो वो यादव बेल्ट से आते हैं और वो लोग बाग मान रहे हैं कि कोसली एरिया में उनको बढ़त मिलेगी यादव होने के लिए। पर मैं मान रहा हूँ अगर उसकी जगह कैप्टन अजय सिंह यादव को गुड़गांव से टिकट मिल जाती है तो डेफिनेटली, क्योंकि जो कोसली एरिया आता है वो आता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और इनकी रेवाड़ी में काफी अच्छी पकड़ है कैप्टन अजय सिंह यादव की। और इनका लड़का चिरंजीवी यादव फिलहाल एमएलए है रेवाड़ी विधानसभा से। तो ये अच्छी बात है यहाँ पे अजय सिंह यादव को। बाकी अब हम मान रहे हैं कि राव दान सिंह का भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद करनाल से जो दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दिए जो पंजाबी तबके से आते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। उनका भी कुछ वोट गुड़गांव जो इसमें है रोहतक में उसका भी फैक्टर मिलेगा। और गुड़गांव से राज बब्बर जो पंजाबी सुना रहे हैं तो जो रोहतक में सुना रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट किसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो सब ये चीजें इनको मिलेंगी। बाकी तीन फैक्टर जो बड़े हैं, चार हम मान सकते हैं। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के हैं, राहुल गांधी के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, होम एरिया है, उसके बाद जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये काफी अच्छे फैक्टर हैं। उसके बाद इधर भी काफी अच्छे फैक्टर हैं। तो अगर दोनों में देखें तो दोनों की प्रोफाइल यहाँ मैं कहीं ना कहीं बराबर मान रहा हूँ कि इनके पास चार बड़े बड़े फैक्टर हैं। तो इस तरफ भी मोदी का नाम इनके साथ चल रहा है, और दूसरी बात इनको कह रहे हैं कि अब की बार ये कैबिनेट में भी शामिल करेंगे इनको, इनका। और हम मान रहे हैं कि अपने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर उनको, और दो बंदे जो हरियाणा से कैबिनेट में शामिल होंगे, ये दोनों है। राजनाथ सिंह ने भी जान लगा रखी, वो भी जब नॉमिनेशन हुआ था, इनका नामांकन दाखिल करा था उस टाइम आए थे। और राव इंद्रजीत सिंह का कहीं ना कहीं हाथ रहेगा। और जो कृष्णमूर्ति हुड्डा और सतीश नांदल, क्योंकि अब की बार किलोई से इनको एक काफी अच्छी बढ़त मिली थी, वो बढ़त कहीं ना कहीं कम होने की संभावना है। तो ये कुछ फैक्टर है। तो इसमें मैं कहीं ना कहीं दोनों को बराबर ही मान रहा हूँ, 50-50 लेके चल रहा हूँ कि मैं ना तो कह रहा कि यहाँ पे अरविंद कुमार शर्मा आगे चल रहे हैं या दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों बराबर हैं। यहाँ कहीं ना कहीं अरविंद कुमार शर्मा आगे चल रहे हैं। उसके बाद जो अपना तीसरा फैक्टर है वो है कि जो अपने जो विधानसभा 9 विधानसभा आती हैं वहां से कौन आगे है और कौन एमएलए, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। हम मान रहे हैं कि चलो वो हेल्प कर सकता है और उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, मैम से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है बलराज कुंडू, ये कह रहे हैं कि अब की बार इनका फेवर नहीं कर रहे। बाकी अगर पिछली बार की बात करें 2019 में, तो यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे थे 14,000 वोट से। गढ़ी सांपला किलोई की बात करें तो यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 45,700 लगभग 46,000 वोट से आगे चल रहे थे। उसके बाद रोहतक की बात करें, रोहतक में यहाँ पे अरविंद कुमार शर्मा 19,700 20,000 वोट से आगे चल रहे थे। और कलानौर में अरविंद कुमार शर्मा 4,000 वोट से आगे चल रहे थे। बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ में अरविंद कुमार शर्मा 5600 वोट से आगे चल रहे थे। बादड़ी से दीपेंद्र हुड्डा लगभग 11,500 वोट से आगे चल रहे थे। झज्जर एरिया से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग 4600 वोट से आगे चल रहे थे। और बेरी का एरिया है, बेरी के एरिया में लगभग 26,000 वोट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे थे। जो सबसे मेन एक सीट थी रोहतक की, वो थी कोसली विधानसभा, जहां से बीजेपी के अभी सांसद है। और यहाँ से अरविंद कुमार शर्मा को लगभग 75,000 की लीड मिली थी, 74,980, जो काफी बड़ी लीड थी। जो ये 45,000 की लीड थी या और जो भी लीड थी उनको सबको खत्म कर गई थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अब की बार यहाँ से अगर कुछ वोट कम होंगे तो यहाँ से जो सापला किलोई है, जहाँ से लगभग दीपेंद्र हुड्डा को 40,000 वोट मिले थे, यहाँ से कृष्णमूर्ति हुड्डा जो कि इनके काफी पुराने साथी थे, और उसके अलावा सतीश नांदड़ यहाँ से निकल गए। तो ये वोट कुछ कम हो जाएंगे अगर यहाँ से किसी को फायदा मिलेगा, ये बड़ी बात है। दूसरा, कहते हैं कि क्षेत्रवाद, अब लोग काफी जागरूक हो गए। पहले कह रहे थे कि नहीं, अब लोगों को पता है कि ये किस चीज के इलेक्शन है, ये है प्रधानमंत्री के इलेक्शन है, ये प्रधानमंत्री के इलेक्शन है, और ये डायरेक्ट वोट जाएगा प्रधानमंत्री को। इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला था, पर जब 6 महीने बाद इलेक्शन हुए विधानसभा के, तो यहाँ से कैंडिडेट निकल के आ रहा है
इंडिपेंडेंट। तो इसमें हम ये अब क्या है कि बड़े बड़े पत्रकार बैठ के कह देते हैं कि लोगों को नहीं पता, ये नहीं पता। लोग सब जानते हैं, 6 महीने बाद रिजल्ट कुछ और होते हैं और 6 महीने पहले रिजल्ट कुछ और होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अरविंद कुमार शर्मा 5600 वोट से आगे चल रहे थे, पर जब इलेक्शन हुए तो राजेंद्र सिंह जून यहाँ से जीतते हैं कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, तो और यहाँ से भी ये अगर देखें तो लगभग 20,000 के आसपास का अंतर है रोहतक एरिया में। पर जब विधानसभा इलेक्शन हुए तो भारत भूषण बत्रा कांग्रेस की तरफ से एमएलए बन गए। तो लोगों को पता है कब वोट करनी है, किसके खिलाफ वोट करनी है। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस के पास अभी कोई पीएम चेहरा नहीं है, वो बता नहीं पा रहे कि हम किसको पीएम घोषित करें। अब हमने जैसे डिस्कस किया था कि कुछ पत्रकार बोल रहे हैं कि मोदी का फैक्टर कम हुआ है, मोदी का फैक्टर कम हुआ है तो क्या राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट है? नहीं, अभी तक किसी को नहीं पता कि जो इंडी गठबंधन है वहां से कौन पीएम आएगा। तो उतना ही ग्राफ जितना मोदी का नीचे गया उतना ही राहुल का गया है, उसको खुद की सीट नहीं मिल रही। तो ये सब चीजें यहाँ से कहीं ना कहीं बात करें तो दोनों दीपेंद्र सिंह हुड्डा चल रहे हैं मैम से डेफिनेटली अब की बार। देखो क्या रहेगा, क्योंकि बलराज कुंडू उनके साथ नहीं है, सापलागढ़ी, बादड़ी, झज्जर और बेरी ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा के एरिया हैं, और ये रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़ और कोसली ये है अरविंद कुमार शर्मा के। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एज मिल रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से 5 विधानसभा क्षेत्र से आगे चल रहे थे 2019 में, और अरविंद कुमार शर्मा 4 पे ही चल रहे थे। तो यहाँ पे भी, और एमएलए भी देखें तो यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए ज्यादा है, बीजेपी का सिर्फ एक ही एमएलए है जो कोसली से, उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट है। उसके बाद देखें 1 2 3 4 5 6 छह और 7 एमएलए हैं कांग्रेस के। तो डेफिनेटली कांग्रेस को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, और बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। लोग समझदार है, उनको पता है कि ये किस चीज के इलेक्शन है, ये मुख्यमंत्री के नहीं है, ये इलेक्शन है अपने प्रधानमंत्री के। तो ये सब चीजें थी। अगर अब हम मोटी मोटी बात करें कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे फिलहाल जितने भी आप देखोगे सर्वे वगैरह, उनमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। कारण भी है क्योंकि वो पिछले 5 साल से, मैं 5 या 6 महीने से, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, 6 या 7 महीने से। बाकी जब से उनका नाम डिक्लेयर हुआ, वो अपने रोहतक से बाहर भी नहीं निकले, किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं गए, और पिछले 5 साल से वो लोगों से मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। उन्होंने जो कि एक विपक्ष का जो एमएलए, विपक्ष का एमपी होता है, उसकी जो भूमिका है वो उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाई है। लोगों के बीच गए हैं क्योंकि उनके पास टाइम रहता है। कई लोग कह रहे हैं कि अरविंद कुमार शर्मा हमसे मिलने नहीं आए, उनके पास काम थे इसलिए वो कम मिलने आए या मिलने भी नहीं आए, ये भी सच्चाई है। बाकी क्योंकि 2020 से पहले अगर हम 2019 और 19 में इलेक्शन हुए थे, 20 में उनके पास बाद भी जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो लोगों के पास बिल्कुल गए। अब डोर टू डोर वो जाके बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कुछ है। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन आप मेरे को जिता दोगे तो मैं दिल्ली नहीं चंडीगढ़ जाऊंगा, मतलब अगर मैं यहाँ से जीत गया तो डेफिनेटली हम सीएम कैंडिडेट पद के भी दावेदार हो जाएंगे। ये चीजें निकल के आ रही है। अगर बात करें अरविंद शर्मा की, तो वो कह रहे हैं कि कई जगह उनका विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी आप उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, उसका इंटरव्यू देखो, वो एकदम आश्वस्त है कि उसको पता है कि ऐसा लग रहा है कि सर्वे करवाया उन्होंने क्या करवाया, पर पता नहीं उसको ऐसा लग रहा है उसके चेहरे से कि उसको 1% भी ये नहीं है कि वो हारेंगे। देखो कई जगह हमने देखा है उनकी सभाएं नहीं होने दी, उनको भगाया गया है, उसके बावजूद उस बंदे के चेहरे पे देखो। यहाँ पे हम बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कहीं ना कहीं एक मतलब रिक्वेस्ट की पोजीशन में है कि आप हमें वोट दो। और इनको अरविंद शर्मा का जो भाव देखोगे आप इंटरव्यूज में, तो वो लग रहा है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट है, ये इनको लग रहा है कि ये जीतेंगे। और इसके अपोजिट दीपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़े लो कॉन्फिडेंस में, या कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट काफी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उसके अलावा जितने भी सर्वे निकल के आ रहे हैं वो सब जा रहे हैं फिलहाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में। और आने वाला टाइम बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल सब बराबर है कि कंडीशन सबकी बराबर है। अगर आप देखोगे दीपेंद्र हुड्डा के समर्थक कहेंगे कि अब की बार ये 1-1.5 लाख से जीतेंगे। अगर आप बात करोगे अरविंद कुमार के समर्थकों से या बीजेपी के, वो कहेंगे नहीं वो हारेंगे, क्योंकि पिछली बार लोगों को पता नहीं था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हार भी सकते हैं। इसलिए अब की बार रोहतक से और शापला गढ़ी से भी काफी कम वोट होंगी। ये सब चीजें मार्केट में निकल के आ रही हैं। अगर हम देखें
तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले 2005 में पहली बार इलेक्शन लड़े थे, उसके बाद 2009 में वो 4,45,000 वोट से जीते थे। एक बड़ा डिफरेंस होता है 4,45,000। और जबकि 2009 से 2014 के बीच उनकी सरकार रही, उन्होंने अच्छे काम कराए, फिर भी उनका वोट जो घट के कम हो गया है 1,70,000, और अब की बार घट के 7,500 हो गया। तो ये घटने को घट भी सकता है और बढ़ने को बढ़ भी सकता है। इस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने काम किए हैं, लोगों का समर्थन किया है, तो शायद बढ़ भी सकते हैं। और भाई 4 तारीख को पता चलेगा क्या है क्या नहीं। अभी तक तो यही सर्वे है। जो दो सबसे कठिन सीट है जिनका अभी तक लोगों को बहुत कम नॉलेज है, वो है सिरसा और रोहतक। रोहतक की फाइट बहुत टफ रहेगी, उसी तरह सिरसा की। तो ये दोनों सीट पे काफी गहमा गहमी चल रही है, काफी नोकझोंक चल रही है। तो फिलहाल से हम यही कह सकते हैं कि दोनों कैंडिडेट 50-50% है, और कोई भी कम नहीं है, दोनों बराबरी चल रहे हैं। और आपके क्या कमेंट है कृपया वो बताएं। और भाई जो भी है कृपया कुछ गलत ना लिखें। आपका जो भी है कुछ गलत लिखोगे तो एक लोगों के मन में भाव जा रहा है कि जैसे बीजेपी के कैंडिडेट का विरोध किया जा रहा है और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, तो लोगों के मन में आ रहा है कि अगर बाई चांस अब इनका पावर में भी नहीं है इतना, उसके बावजूद ये लोगों को इतना ढंग से काम नहीं करने दे रहे, अगर ये पावर में आ जाएंगे तो ये फिर किसी को बात ही नहीं करने देंगे। इसलिए लोगों के मन में कुछ गलत संदेश जा रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई कुछ भी ऐसा ना करो कि कांग्रेस का कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो। आप अच्छे से बात करो लोगों से, उनकी राय सुनो, और कहीं भी अगर आपको कुछ गलत दिखाई दे रहा है उसको रोकने की कोशिश करो। और सबको अपना वोट मांगने का अधिकार है, और आपको वोट देने का संवैधानिक अधिकार है, वो सब होने दो। और अगर आपकी सलाह, इसके अलावा आप किस विधानसभा क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको क्या लग रहा है कौन जीत पाएगा, तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।